मैं भी स्कूल डेज में किया था, मैं भी 11th 12th में किया था, बट मैं वो रियल मीनिंग नहीं समझ पाता था वो टाइम में। और जब मैं डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, प्रोबेबली वो टाइम में मैं रिलेट कर पाया भाई होता क्या है ये चीज, कैसे मैं एक कहाँ यूज होता है, मैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बंदे को ये चीज स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में पता चल गया ना, उसको डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, रोड मैप टू डेटा साइंटिस्ट, या फिर कह सकते हैं कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनना है तो रास्ता क्या है उसका, कि पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े। अभी मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी और वीडियो का टॉपिक था कि स्किल्स यू मस्ट लर्न इन 2022। तो उसमें मैंने डेटा साइंटिस्ट के बारे में बताया था। तो मुझे डिमांड है कि सुमेर भाई यार आपने सिर्फ उसके बारे में ऊपर ऊपर से बताया, एक डिटेल वीडियो बनाओ, पूरा रोड मैप बनाओ कि अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं बोला यार बनाते हैं, आपकी डिमांड अपन पूरा नहीं करेंगे। मैं बोला यार लेकिन मेरे बनाने से अच्छा अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान आके अपने को बताए कि यार किस तरह से डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए और जिनको मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो खुद डेटा साइंटिस्ट है, तो बोला यार अपने बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आज के जो हमारे गेस्ट है वो है क्रिश नायक। क्रिश नायक इज अ लीड डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। तो इनके पास 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डेटा साइंस में। और उसके साथ साथ करंटली ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ आई न्यूरॉन कंपनी। अब आई न्यूरॉन एक कंपनी है जो 100+ कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है एट वन प्राइस। तो उसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मतलब यार क्रिश भाई अपने बच्चे लोग यार उनको यार समझना है पूरा रोड मैप। तो क्रिश भाई बोलते यार बताते यार। तो चलो आज की वीडियो में भाई आपको कंप्लीटली बताया जाएगा कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। साथ में मैंने कुछ रिसोर्सेज भी नीचे शेयर किए हैं जहाँ से आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो जो चीज़ें बताई गई है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है और आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की लाइक टारगेट तुम्हारे भाई ने रखी है सिर्फ 500 लाइक। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। So welcome Krish bhai, welcome to our channel. थैंक यू। देखो इतनी सी बात है कि जब भी मैं मशीन लर्निंग के बारे में कोई भी सर्च करूँ तो क्रिश भाई का वीडियो आ जाता है और वो बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन भी की गई है। इतना कंटेंट क्रिएट किया है ना मशीन लर्निंग के बारे में, मतलब तो आप कुछ पूछो तो सही, सब है अपने पास। तो मैं बोला था यार मेरे को ना अपने को यार रोड मैप बनाना है, क्योंकि मेरे को बहुत डिमांड है कि मैं डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है तो उसका एक रोड मैप बनाऊं। तो मैंने यार मैं तो बता दूंगा, उससे अच्छा क्रिश भाई बताएंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम क्रिश भाई। थैंक यू यार बुलाने के लिए। आई विल डेफिनेटली, मेरे को बहुत खुशी होगी मैं आपके ऑडियंस को पूरी तरीके से मदद कर पाऊँ। जो एक्सपर्टीज प्रॉब्लली मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, प्रॉब्लली मैं ये पूरे वीडियो में वो चीज़ शेयर कर पाऊँ, सो दैट बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मेरा बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना मतलब जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना है। उन लोगों को पता है, उन लोगों को समझ रहे हैं कि भाई इसमें स्कोप है, ये चीजें आगे ग्रो कर रही है क्योंकि डेटा इतना ग्रो कर रहा है। लेकिन उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि भाई मैं पहले क्या चीज सीखूं या फिर मैं कहाँ से सीखूं, मतलब क्या करूं। उनको एक बेसिक जो रोड मैप होता है ना कि देख भाई ये लेवल पे देखो जाना है, समझ देखो डेटा साइंस बनना है या फिर डेटा एनालिस्ट बनना है, तो एक लेवल पे देखो पहुंचना है। समझो डेटा साइंटिस्ट को हम लेते हैं तो उधर पहुंचने के लिए देखो पहली चीज ये सीखनी है। तो कॉलेज से है तो पहले तो इससे शुरुआत कर सकता है, फिर इधर जा सकता है, फिर ये वाली चीज सीखनी है और उसके बाद इधर चीज सीखनी है। तो एक अगर बेसिक रोड मैप अगर अपने को बताए तो वो क्या होगा इस बार? ओके, तो पहली बात तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस कोई भी सीख सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल मार्केट में भी ये सुनाई देता है कि कोई अपना एक दोस्त है वो बोल देता है यार तू ये बैकग्राउंड से है तो डेटा साइंस नहीं सीख सकता, इसके लिए तेरे को इतना स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए, ये सारा नॉलेज चाहिए, तो ये तेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये बात पूरी की पूरी झूठ है। मैं थोड़े ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा। बंदे बीबीए बैकग्राउंड के, बंदे बीसीए बैकग्राउंड के, बंदे बीकॉम बैकग्राउंड के, बंदे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, ऐसे लोग ने ट्रांजिशन सक्सेसफुली किया हुआ है। और अगर अब मैं रोड मैप में आऊँ, पहली बात तो चलिए कॉलेज वाले बच्चे से स्टार्ट करते हैं। कॉलेज वाले बच्चों को वेट नहीं करना है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इफ स्टिल यू आर इन योर थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसा मत सोचिए या आप कॉलेज से भी पास आउट हो गए, ऐसा कभी मत सोचिए कि आप लेट हैं। नहीं, आप लेट नहीं है। अगर
आज मैं देखूं रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा साइंस बहुत सारे कंपनीज में, मैं अभी बैंगलोर में रहता हूँ, मैं बहुत सारे रिक्रूटर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, और यहाँ पे लोग जब पूछते हैं कि हमको डेटा साइंस एक्सपर्टीज वाले बंदे चाहिए, ठीक है, हमारे काम के लिए, तो वहां पे मैं जब प्रोफाइल देखता हूँ कि कैसे टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन है, मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स, मैं अभी बोलूंगा बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल भी हो ना आप डेटा साइंस में, आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स एडवांस, अभी मैं एडवांस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक भी नॉलेज है, आपको जॉब लग सकता है, ठीक है। अब लेट्स गो टू द रोड मैप। रोड मैप के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको नेसेसरी स्किल सेट्स क्या क्या चाहिए। पहली बात, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी लोग सीखते हैं, जावा, डॉट नेट, C++, पाइथन। आजकल तो पाइथन इतना फेमस हो गया है। डेटा साइंस अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबली, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होना चाहिए? इट शुड बी आइदर पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बंदे लोग ये भी पूछेंगे सर हम C++ बैकग्राउंड से हैं, फिर भी हम डेटा साइंस में जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, जा सकते हैं डेफिनेटली। इफ यू आर फ्रॉम C++ बैकग्राउंड भी आप अच्छा कोर रिसर्च में जा सकते हैं डेटा साइंस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बट मैं आप बेसिक मैकेनिज्म, एक बंदे को स्टार्ट करना है डेटा साइंस में घुसना है, ठीक है, तो पहली बात तो ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करूंगा मैं, आइदर पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं मेरा सजेशन ये देना चाहता हूं कि सबको भाई पाइथन करो, ठीक है, कि पाइथन मल्टीपल चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है, और इसमें इतना सारा फ्रेमवर्क्स है, प्रॉब्ली उतने सारे फ्रेमवर्क्स के यूज के चलते आप कुछ भी कर सकते हैं। कल को आपको अगर वेब डेवलपर भी बनना है, आप फ्रेमवर्क्स लर्न कर लीजिए, फ्लास्क और जेंगो टाइप का फ्रेमवर्क, आप वेब डेवलपमेंट में घुस सकते हैं पाइथन से। आपको प्रॉब्ली ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना है तो आप पाइथन स्क्रिप्ट से ही बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ऑटोमेशन पार्ट, ठीक है। अगर आपको डेटा साइंस इंडस्ट्री में जाना है तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में पाइथन के रिलेटेड जो लाइब्रेरीज है, जो फ्रेमवर्क्स है, बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद आर, आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़िए, क्योंकि पाइथन में मल्टीपल कैपेबिलिटीज हैं, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं रोड मैप में, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेगा। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बन सकते हैं, आप अनेक चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। अब सेकेंड चीज जो सब लोग के पास होता है, क्योंकि सब लोग ने अपना स्कूल किया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड एटलीस्ट क्लियर किया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड एटलीस्ट क्लियर किया हुआ है, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं बात करूंगा लीनियर अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, पैराबोला कर्व। अगर पैराबोला कर्व का मेरे को इक्वेशन निकालना है, क्या है वो, कहीं ना कहीं डेटा साइंस के कोई टॉपिक में वो चीज आएगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं स्लोप क्या है, ऐसे सारे स्लोप अगर आप समझ पाएंगे ना स्लोप क्या है, तो आप एक डीप लर्निंग का टॉपिक होता है जो जिसे बोलते हैं ऑप्टिमाइजर, व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट डिसेंट, वो पूरा का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। मैं भी स्कूल डेज में किया था, मैं भी 11th 12th में किया था, बट मैं वो रियल मीनिंग नहीं समझ पाता था वो टाइम में। और जब मैं डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, प्रोबेबली वो टाइम में मैं रिलेट कर पाया, भाई होता क्या है ये चीज, कैसे मैं एक कहां यूज होता है, मैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बंदे को ये चीज स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में पता चल गया ना, उसको डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे काम करने के लिए। इसीलिए मेरे कंपनी में अगर आप देखेंगे, थोड़े बंदे लोगों के पास डिग्री नहीं है, वी हैव हायर्ड देम, क्योंकि हम उनका रिज्यूमे में ये देखते हैं कि भाई तूने किया क्या है। और जब हम ये चीज देख लेते हैं तुमने किया क्या है, वी डोंट केयर अबाउट डिग्री, भाई तू 12th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, या मास्टर्स है, PhD है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारा काम खत्म हो रहा है, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, ये चीज देखते हैं। चलिए, अब बेसिक मैथमेटिक्स कवर हो गया, इसमें मैं थोड़े टॉपिक्स भी बताए। इंटीग्रेशन थोड़ा नॉलेज, डिफरेंशिएशन थोड़ा नॉलेज, ये सब चाहिए होगा आपको। बट हमेशा याद रखिए, सेपरेटली मत पढ़िए इसको, आपको सेपरेटली टाइम नहीं डालना है पढ़ने के लिए इसको। आप डेटा साइंस का, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एल्गोरिथम पढ़ रहा हूं मैं, एल्गोरिथम में लीनियर अलजेब्रा भी आ सकता है, एक एल्गोरिथम में ज्योमेट्रिक का पैराबोला कर्व्स भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन आ सकता है, इंटीग्रेशन आता है। मैं वो टाइम में उसको थीम को रिवाइज करूंगा। अच्छा, कि ये क्या मैं सेपरेट करता हूं, मैं सेपरेटली टाइम नहीं डालूंगा उसके लिए। अगर सेपरेटली टाइम डालने जाओगे तो 4 साल लग जाएगा तुमको डेटा साइंस का एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का आने के लिए, ठीक है।
मैं उसको कंबाइन करके पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं डेटा साइंस कैसे स्टार्ट किया था, मैं पहली बात तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समझा था, उसके बाद मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी कि ये चीज कहां यूज होता है, ये चीज को मैं कहां से स्टैट्स पढ़ूं, ये चीज को मैं क्या मैथ्स पढ़ूं। ठीक है, तो बीच में एक एल्गोरिथम हो गया, बीच में एक यूज केस हो गया, वो यूज केस में मैं एल्गोरिथम कैसा लगा रहा हूं, वो यूज केस में मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको एक रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग हर एक को, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। थोड़े बंदे आते हैं नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के, तो उनके लिए जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं वो रोड मैप डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, फॉर अ टेक्निकल पर्सन ये रोड मैप काफी इजी हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने खत्म कर लिया। एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। थर्ड पॉइंट में बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेटली फोकस करिए। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं इट इज रिलेटेड टू डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस रहता है, सब कुछ रहता है, बट स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इट इज समथिंग रिलेटेड टू डेटा। कल को मेरे को एक इन्फ्रेंसेस, मेरे को एक कंक्लूजन लाना है। अगर मेरे पास इतना डेटा है, मैं कैसे कंक्लूड करूं कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है इस चीज के बारे में? एक एग्जांपल बताता हूं। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था हमारे एक स्टूडेंट को। अब सिंपल सा क्वेश्चन था, हाउ डू यू फाइंड आउट द साइज ऑफ ऑल द शार्क्स इन द एंटायर यूनिवर्स? नाउ एज अ स्टैटिस्टिशियन यू शुड थिंक एंड यू शुड टेल मी द आंसर। आप कुछ भी अज्यूम्शन कर सकते हैं, आप बताइए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? इतना सिंपल क्वेश्चन, उसने आंसर किया, उसको जॉब लग गई। ठीक है, ये सारा एक्सपीरियंस है। बट अब इसको समझने के लिए आपको रियली रिलेट करना पड़ेगा कि भाई मैं इस चीज को कैसा रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में यूज कर पाऊंगा। तो अगर आप ये समझ पाएंगे, दैट बेसिकली मींस यू आर इनटू द इंटरमीडिएट लेवल। क्योंकि कल को आपको एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, नया डोमेन दिया जाएगा जहां पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि आपका हमेशा फेवरेट डोमेन में ही काम करेंगे। मैंने अभी तक 7 to 8 कंपनीज में काम किया है डेटा साइंस रिलेटेड थिंग्स। कभी मेरे को डाल देते थे लॉजिस्टिक डोमेन में, कभी मेरे को डाल देते थे ई कॉमर्स डोमेन में, कभी मेरे को डाल देते थे रिटेल के प्रोडक्ट्स के डोमेन में। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको हर एक चीज एज अ चैलेंज लेना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मैं वो डोमेन में काम नहीं किया हूं, तो वो बोलेगा भाई तो तुम्हारा क्या का फायदा? तुम्हारा जो नाम है ना डेटा साइंटिस्ट, ये एक जेनरिक नाम है। ठीक है, नहीं तो तुम अगर बोलते हो कि नहीं भाई हमको सिर्फ इमेजेस वीडियोस में काम करना है, तो तुम हो गए कंप्यूटर विजन वाले टॉपिक में। बहुत सब टॉपिक, एक छोटा सा ये चीज है जहां पे अबंडेंट लाइब्रेरीज है। हाँ, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा कोर पार्ट है वो डेटा साइंस का, आप उसमें काम कर सकते हैं। बट इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपको कहीं भी डाल देंगे। तो थर्ड पॉइंट जो मैं बोल रहा था, दैट इज रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। अब फोर्थ चीज, जब आप घुस जाएंगे आपका बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा तब। तो यहां पे मैं कंप्लीटली लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। कभी भी याद रखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट होता है डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो भी चीज करेंगे आप डेटा के ऊपर करेंगे, राइट? तो डेटा कहां से आ रहा है, डेटा कैसे फॉर्मेट में आ रहा है, डेटा क्लीन है कि नहीं, डेटा समझने लायक है कि नहीं। तो ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं डेटा के रिलेटेड समझने के लिए। और मैं मान के चलूं, अगर आप अपना प्रोजेक्ट का टाइमलाइन समझे 6 महीना है, आपको डेटा गैदर करने और डेटा को समझने 2-3 महीना लग जाएगा पूरा। आधा परसेंटेज ऑफ टाइम तुम्हारा इसमें ही जाता है। okay. और इसमें तुमको डोमेन एक्सपर्टीज की हेल्प लगती है, दूसरे लोगों की हेल्प लगती है जो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा कलेक्शन, डेटा रिक्वायरमेंट, डेटा गैदरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये वाला एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो भी आप स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम पढ़े हैं, थ्रू सम विजुअलाइजेशन डायग्राम्स, थ्रू सम अमेजिंग विजुअलाइजेशन डायग्राम, मतलब मैं बोल दूं मैं हिस्टोग्राम बनाता हूं, तो ये डेटा का मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का। मतलब ग्राफ्स में हम उसको समझ रहे हैं। ग्राफ्स में बहुत अलग अलग ग्राफ्स है, इसमें हर एक ग्राफ का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। एक बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया,
विस्कर प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया। आजकल मैं स्टैटिस्टिक्स ले रहा हूँ, लाइव 7 डेज चल रहा है स्टैटिस्टिक्स क्लास, और उसमें यही सब चीज डिस्कस करता हूँ कि भाई डेटा रहता है तो क्या क्या चीज तुम देख पाते हो डेटा में। उसके बाद तुम अजम्पशंस क्या बनाते हो, उसके लिए एक टॉपिक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपके पास पूरा पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता है, आपके पास जो डेटा आता है वो सैंपल डेटा होता है, और वो सैंपल डेटा के हिसाब से हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और अजम्पशंस निकालते हैं कि पॉपुलेशन का डेटा ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे ईडीए में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है डेटा, आपको डेटा के बारे में समझना है, और वो सारा रिपोर्ट आपको अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करना है। नहीं इजी है, क्योंकि कल को, हाँ, तो कल को तुम अगर कुछ डिसीजन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो डिसीजन, तब तुम दिखाओगे भाई मेरा रिपोर्ट ऐसा बोलता था इसीलिए मैं ऐसा डिसीजन लिया। राइट, तो हर एक चीज का प्रॉपर रिपोर्ट जाना चाहिए, हर एक चीज स्टेक होल्डर्स को भेजना चाहिए, एंड वी हैव टू टेल आवर मैनेजर कि मैं ये स्टेप क्यों ले रहा हूं। कल को क्या पता आपका एल्गोरिथम फेल हो जाए, आपका मॉडल फेल हो जाए, तो क्या करोगे आप? तब आप बोलोगे ना कि भाई ऐसा डेटा था मेरे पास, ये था मेरा एनालिसिस, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अपने पास, रीजन होना चाहिए डिसीजन लेने का। यस, पूरा हर एक स्टेप का एक क्यों किए हो, व्हाई। ठीक है, क्योंकि देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप अगर थोड़े पॉइंट्स मिस कर देंगे आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। मैं मेरे लाइफ में देखा हूं, ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डोमेन नॉलेज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए। अच्छा। ऐसा नहीं कि सब लोग सोचेंगे भाई डेटा साइंस आ गया मैं प्रोजेक्ट कोई भी सक्सेसफुल रन कर दूंगा, नहीं। कल को फेल हो गए ना तो तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे, तब तुम्हारे पास कैपेसिटी होना चाहिए कि क्या बोलना है वो क्वेश्चंस के रिलेटेड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए सबको। अब आपका हो गया ईडीए, अब नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। अब आपका डेटा सेट है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, डेटा में मिसिंग वैल्यूज है, डेटा में अनशंड लिखा हुआ है, उसको आप फॉर्मेटिंग कैसे करोगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसको करेक्टली क्या वैल्यू डालोगे कौन से इसमें। राइट, तो इस अगर आपके पास कैटेगरिकल वेरिएबल है, कैटेगरिकल वेरिएबल जैसे आपका जेंडर कॉलम हो गया, जेंडर में मेल फीमेल है, उसको हम कैसा हैंडल करेंगे। मॉडल को थोड़ी ना समझ में आता है कि लड़का है लड़की है, नहीं समझ में आता। राइट, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म, into numbers in such a way that the model will be able to understand, it will be able to differentiate। तो ये सारा एक चीज हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में करते हैं। राइट, मिसिंग वैल्यूज को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, मिसिंग वैल्यूज रहा तो क्या पूरा रिकॉर्ड डिलीट करें, दैट इज डेटा लॉस, वो नहीं कर सकते हम लोग। तो उसमें क्या स्टेप्स होगा, टेक्निक्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होते हैं। अगर मेरे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे तरीके से हैंडल कर सकता हूं, कौन से एल्गोरिथम के लिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, बहुत सारी चीज आते हैं फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद आ गया आपका फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपके समझिए आपके पास डेटा सेट है उसमें 500 कॉलम्स है, आप क्या सारे कॉलम्स यूज करेंगे मॉडल बनाने के लिए? तो यहां पे आपका ये थॉट प्रोसेस चलता है कि मेरे को कौन सा फीचर्स चाहिए, कौन सा फीचर चाहिए मेरे को उठाना है सक्सेसफुली, तो उसके लिए एक अलग एनालिसिस होता है, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स से आता है यूज। इसीलिए मैं बोला ना स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपके कड़क होने चाहिए पहले से। हाँ, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वो है मॉडल क्रिएशन। वहां पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इंटरव्यू में भी। इंटरव्यूअर सीधा पूछ देता है व्हिच इज योर फेवरेट एल्गोरिथम। अच्छा, ठीक है, एक बंदा बोल देता है कि मेरा फेवरेट एल्गोरिथम ये है। उसके बाद इंटरव्यूअर इतना खोद के वो एल्गोरिथम पूछ लेता है ना कि आगे वाले बंदे को पता ही नहीं रहता कि क्या बोलना है। उसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है अच्छा ये तेरा फेवरेट एल्गोरिथम, हम इससे पूछेंगे नहीं, दूसरे एल्गोरिथम पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे टाइप के आते हैं, इसीलिए आपका कुछ फेवरेट नहीं होता है। ठीक है, आपको हमेशा ये बोलना चाहिए। एक और क्वेश्चन, हाउ डू यू सेलेक्ट योर एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहां पे सिंपल सा जवाब ये होना चाहिए भाई मैं हर एक एल्गोरिथम से ट्राई किया, मैं सारा मैट्रिक्स चेक किया, जिसका परफॉर्मेंस बेटर था विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा, मैंने उसको सेलेक्ट किया। ऑसम। और यहां पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं इंटरव्यू में, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका मॉडल क्रिएशन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, क्योंकि जो मॉडल बनता है, एक बेस मॉडल जो सेलेक्ट होता है उसको ट्यूनिंग करना जरूरी है, सो दैट कोई भी नया डेटा बाद में आता है उसको भी हैंडल कर पाए। अच्छा, अननोन डेटा को, अननोन डेटा। और फाइनल स्टेप उसके बाद होता है कि मॉडल को डिप्लॉय करो क्लाउड में, क्योंकि वो मॉडल का तो हम अचार नहीं बनाएंगे, राइट? उसको कहीं ना डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करके उसका एपीआई निकालेंगे, एपीआई निकाल के उसको कहीं कंज्यूम करने लगाएंगे ना। इट मे बी अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन, इट मे बी अ मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? तो उसको डिप्लॉयमेंट के लिए आप कौन सा क्लाउड यूज करोगे, कौन सा क्लाउड नहीं यूज करोगे, कैसे यूज करना है, उसको स्केलेबल बनाने के लिए और एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, डॉकर्स, क्यूबरनेट्स। आप यहां तक सीख लेंगे, दैट बेसिकली मींस यू आर इन द इंटरमीडिएट लेवल। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडवांस टॉपिक्स, मॉडल को रीट्रेन कैसे करोगे, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक प्रोडक्ट का रिव्यू, ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा रिव्यूज आ सकता है, बाद में रिव्यूज बदल सकता है, राइट? तो बाद में ऐसे रिव्यूज आएंगे तो डेटा चेंज हो रहा है, राइट? इधर तो अगर मेरे को मॉडल को फिर से फीड करना है तो मॉडल अच्छे ऑब्वियसली परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। तो उस केस में मैं रीट्रेन कैसे करूंगा, सो दैट मेरा प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी रहे और नया इंफॉर्मेशन भी रहे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप को मॉडल रीट्रेनिंग अप्रोच बोलते हैं। बाद में वही फुल साइकिल फॉलो होता है, बाद में फीचर इंजीनियरिंग से पूरा मॉडल डिप्लॉयमेंट तक। तो ये एक छोटा सा रोड मैप है जहां पे आप ये चीज पे फोकस करते हैं कि मॉडल को हम कैसे बना रहे हैं और फाइनली कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं और कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। और उसमें जितना भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होता है, जैसे CI/CD पाइपलाइन बनाना पड़ा आपको डिफरेंट थिंग्स करना पड़ा, आपको समझना पड़ा कि भाई मॉडल इस टाइम में ब्रेक हो रहा है, क्यों ब्रेक हो रहा है, वो सारा मॉनिटरिंग भी आपको बैकएंड में करना पड़ता है। अब ये सारा स्टेप आप हर एक डिफरेंट डोमेन्स के लिए भी करेंगे। वहां पे अप्रोच आपको क्या फॉलो करना है, अप्रोच अगर समझिए आपका डेटा सेट टेक्स्ट डेटा है तो NLP यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हैं। अगर आपका डेटा इमेजेस है, वीडियो फ्रेम्स है, तो वो टाइम में आप कंप्यूटर विजन यूज करते हैं, राइट? सो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होता है ये सब चीजों में। तो ये इन शॉर्ट हाई लेवल में मैंने बहुत कोशिश करके ये रोड मैप बनाया है। अगर मैं इसमें बनाते भी जाऊं तो आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो भी कम नहीं पड़ता है। नहीं, ये बात तो है ही। तो मेन चीज़ आपके पास एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इसको मैं सम अप करूँ तो कि आप कोई भी ब्रांच से हो लेकिन आप यहाँ पे आओ तो आपको एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं डाला जाएगा, आप वेरियस डोमेन्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक होना चाहिए कि ठीक है भाई मेरे को कहीं भी डाल दे, हम इंजीनियर्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है आप वो इंजीनियर, हम लोगों को ऐसा इंजीनियर को कहीं भी डाल देते हैं भाई, तो अपने को कहीं भी डाल दो हम सेटल हो जाते हैं वहाँ पे। तो आपको वैसा होना है कि ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर हो, पर माइंडसेट वैसा होना चाहिए कहीं भी डाल दो, मेरे पास जो बेसिक स्किल्स और जो नॉलेज है और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ मैं वहाँ पे भी सेटल होकर अपना काम करना सीख लूँगा। रोड मैप में ये अगर एक बेसिक सा समअप करो तो पहले आपको जो पहली चीज़ है वो है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सेकंड, आपको मैथमेटिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, स्टैट्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद डेटा को किस तरह से क्लीन किया जाता है, जिसको अपन EDA कहते हैं ना शायद से, हाँ, EDA एंड फीचर इंजीनियरिंग। EDA एंड फीचर इंजीनियरिंग मतलब जो डेटा है पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको ग्राफ में बताना पड़ेगा ताकि वो उसको और अच्छे से समझ पाए। उसके बाद आपको उसके मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, क्या भाई अब ये जो डेटा को उसको यूज़ कैसे करना है। ये लेवल पे भी अगर आप आ जाओ, मॉडल्स बनाना भी आप अच्छे से सीख लोगे, किस तरह से मॉडल्स है, उसमें जब मिस्टेक्स आ रही है तो उसको ट्यूनिंग करना था कि नया डेटा है तो भी ये है। और उसके बाद इधर तक भी पहुंच गए तो फिर आगे आगे करते रहोगे। इसमें भी काफ़ी टर्म्स ऐसे हुए रहेंगे जो बोले अबे ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया। तो कैसा है ना कि आप एक नई चीज़ समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको वो चीज़ गूगल करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है अरे लोग लाओ मेरे को चम्मच में मुंह में खिला दो, ले 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 बेटा खाना खा ले, तो वैसा तो नहीं होगा। डेटा साइंस वैसा नहीं है। क्या बोलते कृष्ण भाई कि जो जो चीज़ें नहीं समझ रही वो जाके सर्च करो, गूगल करो, और मशीन लर्निंग के साथ ही मैथ्स सीखो। अलग से मैथ्स करने जाएंगे कि अरे मैं तो मैथ्स, फिर आपको 3 साल की वो BSc करो, PhD करो तो भी ख़त्म नहीं हो रहा है मैथ्स। तो मशीन लर्निंग में आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो लीनियर अलजेब्रा के बारे में पूछा है, या फिर यहाँ पे रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में मैं जाके ज़रा पता करता हूँ। वैसा हम करें तो शायद से आपका विद इन द पार्ट करते करते आपको चीज़ें आ जाएंगी। वाह, दैट्स अमेजिंग।
So Krish Bhai is currently a co-founder of iNeuron company. So iNeuron एक edtech startup है जो आपको 100+ ऑन डिमांड कोर्सेज प्रोवाइड करता है एट जस्ट वन सिंगल प्राइस। अभी यहाँ पे 100+ कोर्सेज है और भी आप वहाँ पे आके कोर्सेज रेज कर सकते हो, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, क्योंकि यार भाई दिल से बनाया है तो आप सब जगह शेयर कर दो। और आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हो, आप कौन सा चाहते हो कि यार सुमिर भाई ये वाला रोड मैप लाओ, तब हम वो वाला भी रोड मैप आपके लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।